नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट साइंस क्लासेस में। साथियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 1.5 क्लास 9th है बेटा। मैथमेटिक्स और एनसीईआरटी की मैथ अपन पढ़ने जा रहे हैं। 1.4 या पिछली एक्सरसाइज यदि आपको देखनी है तो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पर देख लीजिएगा। अब 1.5 प्रश्नावली में क्या बोला गया है? फर्स्ट क्वेश्चन में बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। तो परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं हम आपको पिछली प्रश्नावली में पढ़ा चुके हैं, फिर भी कुछ बेसिक जानकारी है इस प्रश्नावली में जो कि आपको आनी चाहिए, अन्यथा इसमें आपको दिक्कत जाएगी। 1.5 ठीक है। तो क्या क्या आपको ध्यान रखना है, देखिएगा, कुछ चीज़ें नोट करते चलिएगा। जैसे कि मान के चलिए कोई भी दो परिमेय संख्या है, एक पहली परिमेय संख्या और एक दूसरी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रेशनल नंबर बोलते हैं, जानते हैं आप। यदि दो परिमेय संख्याओं का हम जोड़ना करेंगे, यदि हम योग करें तो सदैव ही हमें एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। ध्यान रखेंगे बेटा, यदि दो परिमेय संख्याओं का योग करेंगे तो हमें क्या मिलेगी? सदैव एक परिमेय संख्या। यदि मान के चलिए दो परिमेय संख्याओं का हम घटाना करें तो भी हमें क्या मिलेगी? एक परिमेय संख्या। यदि दो परिमेय संख्याओं का अपन गुणा करें तो भी हमें क्या मिलेगी? एक परिमेय संख्या। यदि हम दो परिमेय संख्याओं का भाग करें तो भी अपन को क्या मिलेगी? एक परिमेय संख्या ही मिलेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि अभी इस एक्सरसाइज में ये काम में आएगा। और क्या याद रखना है? अभी तो बात हो गई केवल परिमेय और परिमेय संख्या। अब मान के चलिए एक परिमेय संख्या है और दूसरी क्या है? अपरिमेय संख्या। और यदि उनका हम जोड़ना करेंगे, योग करेंगे, तो हमें मिलेगी अब अपरिमेय संख्या। ठीक है, एक परिमेय संख्या है और दूसरी अपरिमेय संख्या है, और उनका यदि हम घटाना करें तो भी हमें क्या मिलेगी? एक अपरिमेय संख्या। अब यदि एक परिमेय संख्या है और दूसरी अपरिमेय संख्या है और उनका आपस में गुणा करें तो भी हमें क्या मिलेगी? एक अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या में भाग दें यदि आप अपरिमेय संख्या का, तो आपको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। ठीक है, तो ये रही कुछ सामान्य सी जानकारी जो इस एक्सरसाइज में आपको आनी चाहिए। ठीक है, यदि परिमेय संख्या है तो उनका जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आपको परिमेय संख्या ही प्राप्त करेगा, और एक परिमेय और दूसरी यदि अपरिमेय संख्या है तो उनका जोड़ना, घटाना, गुणा या भाग आपको अपरिमेय संख्या देगा। ठीक है बेटा, चलिए तो अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। ध्यान से देखेंगे और इस 1.5 एक्सरसाइज में अपन प्रारंभ करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसमें आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं। इन 5 प्रश्नों में आपको ये बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या आएगी और कौन सी अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए तो प्रारंभ करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। ठीक है, और फर्स्ट का ही ये अपन आंसर देने जा रहे हैं। ठीक, इसमें अपन सबसे पहले लिखेंगे दी गई संख्या। जो संख्या दी गई है ना, वो लिखेंगे सबसे पहले दी गई संख्या। तो वो संख्या क्या दी गई है आपको इस प्रश्न में? 2 - √5। 2 - √5 ये संख्या दी गई है, और इसमें आपको ये बताना है कि यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। अब आप जानते हैं परिमेय संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? बस 0। ये पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। जैसे ये 2 लिखा है तो 2 के बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 है, यानी ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। बीच में माइनस का चिन्ह है। अब ये लिखा √5, जैसे √5 हम आपको बता चुके हैं कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। क्यों है? क्योंकि इस √5 का आप एग्जैक्ट मान नहीं बता सकते हैं। यह एक परिभाषित संख्या नहीं है, अर्थात ये क्या है? एक
अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या में से जब कोई आप अपरिमेय संख्या घटाते हैं तो उसका आंसर क्या आता है बेटा, अब भी बताया हमने। तो उसका आंसर क्या आता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी आपको आंसर अब आप इसका पता चल गया है कि 2 माइनस √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या लिखेंगे अपन, दी गई संख्या, दी गई संख्या। तो वो संख्या क्या दी गई है आपको, 3 प्लस √ के अंदर यहाँ पर लिखा है 23 और माइनस फिर क्या लिखा है √ के अंदर फिर से 23। तो आपको ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या। अपन इसके लिए सबसे पहले सॉल्व कर सकते हैं, सरल कर सकते हैं। कैसे, हम ये ब्रैकेट खोले दे रहे बेटा, यदि हम ये ब्रैकेट खोलेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है, तो माइनस में क्या आ जाएगा, √ के अंदर 23। ठीक है, तो ये प्लस का और ये माइनस का तो हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या यहाँ पर, केवल 3। और 3 के बटे में कुछ नहीं मतलब 1 तो है, यानी P/Q का रूप आ रहा है। यानी 3 कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या। तो इसका जो प्रश्न था ना ये, तो ये भी कैसी संख्या होगी, एक परिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। तो फर्स्ट का ये थर्ड है, उसमें फिर से लिखेंगे अपन दी गई संख्या। तो आपको संख्या क्या दी गई है वो लिखेंगे। सबसे पहले संख्या दी गई है यहाँ पर 2 √ के अंदर 7 अपॉन में 7 √7, ये संख्या आपको दी गई। तो बहुत ही आसान है, यदि इसको अपन सरल करें बेटा तो √7 से √7 हो जाएंगे यहाँ पर कैंसिल। तो बचेगा क्या आपका 2/7। 2/7 यानी P/Q का रूप है, अर्थात ये कैसी संख्या हुई, परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये रहा इसका अपना आंसर। ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4। तो फर्स्ट के 4 में क्या लिखेंगे हम, दी गई संख्या। तो दी गई संख्या क्या है आपकी, इसमें 1/में √2। तो देखिएगा 1 कैसी राशि है यहाँ पर, एक परिमेय, परंतु √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो किसी परिमेय संख्या में जब अपरिमेय संख्या का भाग दिया जाता है, हमने बताया था आपको, परिमेय संख्या में जब किसी अपरिमेय संख्या का भाग दिया जाएगा तो अपन को कैसी संख्या प्राप्त होगी, यहाँ पर अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या। ठीक, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5। तो इसमें भी लिखेंगे हम दी गई संख्या। तो दी गई संख्या क्या है बेटा, इसमें 2π। ठीक है, ये आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। अब आपको हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में कि पाई कैसी संख्या है, एक पाई बेटा एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका मान इंडिफाइनेबल नहीं है, इसका मान फिक्स नहीं है। अब यदि किसी एक अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का गुणा होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, सदैव एक अपरिमेय संख्या। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 2π कैसी राशि है, एक अपरिमेय। क्यों है, क्योंकि पाई अपरिमेय है, इसलिए 2π भी क्या होगी, अपरिमेय। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी प्रश्न हैं ये सब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, तो ध्यान से इनको समझिएगा। यानी इन व्यंजक को आपने सरल करना है, यानी अभी ये कठिन रूप में लिखे हैं, आपको इनको सरलतम रूप में लिखना है। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, तो इनको कैसे हल करेंगे, तो ये जो आपको व्यंजक दिए गए हैं ना, सबसे पहले आप वो लिखेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, दिया गया व्यंजक। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। तो इसमें क्या दिया गया आपको, व्यंजक। तो ये व्यंजक क्या है आपका, ये इसको आपने क्या करना है, सरलतम रूप में लिखना है। तो
ध्यान से देखेंगे आप तो बहुत ही सरल है बेटा। ये दो ब्रैकेट दिख रहे हैं आपको और बीच में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, मतलब इस वाले ब्रैकेट का इस वाले ब्रैकेट में क्या करना है आपने, गुणा। तो अपन ये ब्रैकेट खोलने जा रहे हैं तो क्या होगा, इस 3 का पहले इस दोनों में गुणा होगा, फिर इस √3 का फिर इन दोनों में गुणा होगा। ठीक है, तो इनको हम कैसे लिखेंगे, ये लिखा हमने 3 का गुणा किस में होगा, 2 प्लस √2 में। ठीक है, फिर बीच में गाय का चिन्ह है प्लस का, ये लगाया, फिर √3 का किस में गुणा होगा, 2 प्लस √2 में। ठीक है, 3 का पहले हुआ इन दोनों में गुणा, फिर √3 का इन दोनों में गुणा होगा। अब इनके ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 का इसमें गुणा होगा, फिर इसमें होगा, तो 3 दूनी 6। ठीक है, प्लस का चिन्ह लगाया। अब 3 का √2 में होगा तो क्या आएगा, 3√2। ठीक, बीच में काय का चिन्ह है प्लस का, ये लगाया। अब √3 का 2 में होगा तो क्या आएगा, 2√3। ठीक है, फिर बीच में प्लस का चिन्ह, क्योंकि प्लस प्लस का प्लस ही होता है। √3 का √2 में होगा तो क्या आएगा, √6। ठीक है, अब ये आप सोच रहे होंगे कि भाई इनका जोड़ना हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि ये √2 लिखा है, यहाँ पर ये √3 है, और इसको अब सरल नहीं किया जा सकता है, मतलब ये अपना क्या आ गया है, आंसर। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का। सेकंड पा रहे हैं कि आपको दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, एक 3 प्लस √3 का है और एक 3 माइनस √3 का, और ये दोनों ब्रैकेट कैसे हैं, आपस में गुणा में। तो आप पिछली क्लास में पढ़े हैं बेटा, एक सर्वसमी पढ़े होंगे आप, कौन सी, एक a प्लस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ठीक है, और इसके बराबर में क्या होता है, a² माइनस b²। तो ये रही अपनी सर्वसमी का आइडेंटिटी। यहाँ पर ये सर्वसमी का लागू होती है कैसे, यहाँ पर आपको दिख रहा है a की जगह पर 3 है और b की जगह पर क्या है, √3। तो दोनों मान बिल्कुल सेम लिखे हैं, देखो a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, यानी a का मान हो जाएगा 3 और b का हो जाएगा √3। तो यहाँ पर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो फिर क्या आएगा यहाँ पर, a² मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 3 पर स्क्वायर लगा दीजिए, माइनस b² मतलब क्या हो जाएगा, b का मान क्या, √3, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस स्क्वायर से √ हो जाएगा कैंसिल, स्क्वायर से √ हो जाएगा कैंसिल, तो कितना बचेगा यहाँ पर 3। तो 9 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 6। ठीक, तो ये हो गया अपना सरल। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड ये रहा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। तो इसमें लिखेंगे दिया गया व्यंजक। तो दिया गया व्यंजक क्या है, यहाँ पर दिया गया है अपन को ब्रैकेट में √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये व्यंजक दिया गया है, इसको आपने क्या करना है यहाँ पर सरल। तो आप देख पा रहे हैं बेटा, इसको सरल करने का एक ही तरीका है कि आपको ये स्क्वायर हटाना पड़ेगा। स्क्वायर हटाना पड़ेगा मतलब यहाँ पर लगेगी एक सर्वसमी का आइडेंटिटी। वो सर्वसमी का क्या लग रही है आपकी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के ऊपर ये होल स्क्वायर लगा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ये रही अपनी सर्वसमी का। तो a की जगह पर क्या लिखा है यहाँ पर, √5, प्लस की जगह पर प्लस और b का मान क्या है, √2 और स्क्वायर का स्क्वायर, यानी इसके जगह पर हम ये लिख पाएंगे। अब तो क्या आएगा, a² मतलब √5 का स्क्वायर प्लस b² मतलब क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस फिर क्या लिखा है 2ab, 2a लिखा, फिर लिखा है a का मान क्या हुआ यहाँ पर √5 गुणा में इंटू b का मान क्या हुआ √2, ये गुणा में लिखा। ठीक है, फिर यहाँ पर इसको और सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर से √ हो जाएगा आपका कैंसिल, तो बचेगा कितना यहाँ पर 5 प्लस स्क्वायर से √ जाएगा तो बचेगा 2 प्लस
2 रहेगा, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट यहाँ पर भी और अंडर रूट यहाँ पर है, तो 5 दूनी हो जाएंगे यहाँ पर 10 अंडर रूट के अंदर। 5 और 2 को आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं, तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे 7, फिर बचा क्या आपका 2 अंडर रूट 10। तो इससे ज़्यादा तो सरल हो नहीं पाएगा, यानी ये रहा अपना आंसर। ठीक, अब रहा सेकंड का 4th वाला क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न है। तो इसमें लिखेंगे हम दिया गया व्यंजक। तो आपको व्यंजक क्या दिया गया है वो लिखेंगे अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2, एक ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में लिखा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, ये रहा। तो इसको आपने क्या करना है, सरल करना है। तो सरल करने का तरीका यही है, जैसा कि इस वाले प्रश्न में आपने देखा था, एक ब्रैकेट प्लस का था, एक ब्रैकेट माइनस का और गुणा में थे। सेम कंडीशन यहाँ पर है, एक ब्रैकेट प्लस का और एक ब्रैकेट माइनस का। तो यहाँ पर लग जाएगी बेटा सर्वसमी का आइडेंटिटी कौन सी, एक ब्रैकेट यदि प्लस का यानी ए प्लस बी और दूसरा ब्रैकेट यदि माइनस का हो ए माइनस बी, तो क्या होती है सर्वसमी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ए का मान हो जाएगा अंडर रूट 5 और बी का हो जाएगा अंडर रूट 2, यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो क्या आएगा ए स्क्वायर मतलब अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से ए अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा क्या 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 क्या होता है बेटा 3, 5 माइनस 2 हो गया 3। तो ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड का 4। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड अपना समाप्त हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी, यानी आपको वृत्त की परिधि को क्या मानना है सी, और उसके व्यास और व्यास को क्या मानना है आपने डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी अपॉन में डी। ठीक है, यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करो। तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है आपको और थोड़ा सा फंसाने वाला समझ में आ रहा होगा, बट ऐसा है नहीं। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आपको बस ध्यान से समझना है। देखिए, सबसे पहले जो अपन को दिया गया है ना प्रश्न में, वो लिखने वाले हैं अपन। क्या दिया गया है प्रश्न में, उन्होंने बोला है प्रश्न में कि पाई को, ठीक है, पाई के लिए ये लिखा, ठीक है, पाई को उन्होंने क्या लिखा है वृत्त की परिधि मान लीजिए आप क्या सी, वृत्त की परिधि आपको क्या माननी है सी। तो हमने ये लिखा परिधि को क्या माना बेटा यहाँ पर सी। ठीक है, परिधि को क्या मान लिया यहाँ पर सी, और उसके व्यास को क्या मानना है डी, व्यास को क्या मानना है यहाँ पर डी, ये मान लिया। परिधि को सी मानना है, व्यास को डी मानना है, तो अनुपात से परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर सी अपॉन में डी। ठीक है, यानी कि पाई का जो सूत्र होता है वो क्या है परिधि बटे व्यास, यानी इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं जो कि आपके प्रश्न में दिया गया है, परिधि को सी लिखा, व्यास को क्या लिखा डी, जो कि आपको प्रश्न में दिया गया है। इसको हम दे सकते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर बोला गया है, यहाँ तक तो ठीक है, जो अपन को दिया गया है वही अपन ने यहाँ पर लिखा है। फिर क्या लिखा है, यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है। मतलब ये जो कथन अपन ने पूरा पढ़ा है, यह अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है क्या कि पाई क्या है एक अपरिमेय है। ठीक है, मतलब एक प्रश्न में बोला गया है कि पाई इनको अपरिमेय, इस प्रश्न में प्रतीत होता है कि भाई ये पाई क्या है अपरिमेय हो, पाई वास्तव में ही अपरिमेय है, परंतु इसमें क्या लिखा अंतर्विरोध कर रहा है। मतलब ये वाला फॉर्मूला पाई के अपरिमेय होने का विरोध कर रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। कैसे, आप देखो, जैसे मान के चलिए कोई भी आपको एक व्रत दिया है, ये व्रत है, ठीक है, ये व्रत का क्या हो गया केंद्र, ठीक है, और ये क्या हो गई व्रत की परिधि। ये जो अपना पेन चल रहा है ना, ये क्या है आपकी परिधि, व्रत की परिधि। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती बेटा त्रिज्या, त्रिज्या को आर से प्रदर्शित किया जाएगा, और
व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये मान लीजिए, कहीं पे भी बना सकते हैं। ये क्या हो गया, व्यास। ठीक है, व्यास को आप क्या मानेंगे, d, और परिधि को क्या मान सकते हैं आप, c। ठीक है, यदि हम यहाँ पर कुछ मान रखें, कैसे, जैसे व्रत है, व्रत की क्या है ये परिधि, और व्रत की परिधि वास्तव में होती क्या है, 2πr। देखो ये लिखा हमने 2πr। और व्यास, व्यास त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना। व्यास त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना। तो त्रिज्या का 2 गुना 2r। 2 से 2 कैंसिल हो गया, r से r कैंसिल हो गया। तो देखो पाई बराबर क्या आ गया, पाई। पाई बराबर पाई आया कि नहीं आया, मतलब इस बात का अंतर्विरोध नहीं हो रहा है। ठीक है, पाई एक अपरिमेय संख्या ही है। तो हम यहाँ पर क्या लिख पाएंगे, अतः पाई अपरिमेय संख्या है और इसका कोई अंतर्विरोध, इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। तो ये आपको बताना था कि भाई ये इसका अंतर्विरोध कर रहा है कि नहीं। तो अपन क्या कहेंगे कि पाई एक अपरिमेय संख्या और इसका कोई भी अंतर्विरोध नहीं है। विरोध नहीं हो रहा है यहाँ पर, पाई एक अपरिमेय संख्या ही है। वो अपरिमेय संख्या इसलिए है क्योंकि पाई का मान डिफाइनेबल नहीं है, यह परिभाषित मान नहीं है। जैसे अपन पाई का मान क्या यूज करते हैं, 22/7, तो यह वास्तव में एग्जैक्ट मान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि किसी भी वृत्त के लिए आर का मान बदलता रहता है। जैसे आर का मान यहाँ पर मान के चलिए 2 सेंटीमीटर है, तो क्या ज़रूरी है कि आर का मान 2 सेंटीमीटर ही रहेगा, नहीं। तो किसी भी वृत्त के लिए आर का मान बदलता रहता है, जिससे पाई का मान भी बदलता रहता है। इसलिए पाई का मान परिभाषित नहीं है, अतः पाई क्या एक अपरिमेय संख्या और इसका कोई अंतर्विरोध नहीं हो रहा है। ठीक है बेटा, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या बोला गया है, संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन बेटा पिछली वाली प्रश्नावली में हम आपको समझा चुके हैं, तो आप चाहें तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। ठीक, तो देखिएगा, अब आपको संख्या रेखा पर इस √9.3 को प्रदर्शित करना है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ लिखा होता √9, तो √9 को आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 3। तो 3 के लिए आप संख्या रेखा पर आसानी से प्रदर्शित कर देते, परंतु यहाँ पर क्या लिखा है 9.3। तो 9.3 को जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग आपका आंसर आएगा 3.12 के समथिंग, यानी इसके लिए आपको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो इस प्रश्न को बेटा आपने स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा, यानी ध्यान से देखना होगा, तभी आपको ये समझ में आएगा, लेकिन है बहुत सरल। तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला काम, तो पहला स्टेप ये है कि आपको 9.3 को निरूपित करना है ना, तो आपने क्या करना है, स्केल की सहायता से, ठीक है, 9.3 की यहाँ पर आपको एक लाइन खींच देनी है। ठीक है, संख्या रेखा ये लगभग ये क्या हो गई अपनी 9.3। ठीक है, ये आपने 9.3 की एक लाइन खींच दी। ठीक है, ये इसका नाम दे देंगे अपन, यहाँ लिख देंगे ए और यहाँ लिख देंगे बी। यानी सबसे पहला काम आपने क्या किया, यहाँ पर ए बी बराबर आपने क्या खींचा 9.3। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना है, बिंदु बी पर स्केल रखना है आपने, और इस लाइन को आपने 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देना है। स्केल की सहायता से क्या करना है, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा देना है। ये अपन ने 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया। ठीक है, और इसके लिए बिंदु दे दिया आपने सी। अब आपने यहाँ पर लिख देना है, तो ए सी बराबर क्या हो गया अपना, पूरी लाइन ए सी, पहले थी ए बी 9.3, फिर इसमें आपने 1 सेंटीमीटर और बढ़ाया, तो ए सी बराबर क्या हो गया अब आपका 10.3। ओके, चलो अब अगला काम क्या है, ध्यान से देखेंगे। अब आपने क्या करना है, परकाल लेना है। ठीक है, और परकाल के लिए आपने परकाल की नोक को बिंदु सी पर रखना है, और इस संख्या रेखा से आधे से ज़्यादा, ये जैसे पूरी संख्या रेखा है ना, तो आधे से ज़्यादा आपने ये परकाल को लेना है, और बिंदु सी पर
नोक रखी आपने ऐसे, और एक चाप आपने ऊपर काट देना है ऐसे, और एक चाप काट देना है आपने नीचे। ठीक है, एक चाप आपने ऊपर काट दी ऐसे, और एक चाप कहाँ काट दी? नीचे। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना है? अब आपने क्या करना है, यही नाप लेकर बिंदु ए पर नोक रखना है परकाल की, और एक चाप आपने ऊपर काट देना है और एक चाप काट देना है नीचे। ठीक है, अब आप स्केल की सहायता से क्या करेंगे, इस वाले प्रतिच्छेद बिंदु को और इस वाले प्रतिच्छेद बिंदु को स्केल की सहायता से आप क्या करेंगे, मिला देंगे। ये मिला दिया आपने। ठीक है, इससे क्या होगा, आपके लिए एक इस AC संख्या रेखा का मध्य बिंदु मिल गया। तो ये काम इसलिए किया अपन ने क्योंकि अपन को AC संख्या रेखा का मध्य बिंदु चाहिए था। वो मध्य बिंदु क्या मिल गया हमें? O। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, पुनः परकाल की सहायता से आपको ये मध्य बिंदु जो मिला है, तो यहाँ पर बिंदु O पर नोक रखना है, और बिंदु A तक, यानी बिंदु A से O तक की दूरी और बिंदु O से C तक की दूरी देखेंगे आप, बिल्कुल एक सी दूरी है ना। तो बिंदु O पर आप परकाल रखेंगे ऐसे, परकाल की नोक रखेंगे, और एक आप आधा वृत्त बना देंगे ऐसे। क्या बना देंगे? एक आधा वृत्त। ये बना दिया आपने। ठीक है, ये बना दिया आपने क्या? आधा वृत्त। ठीक है, ये आधा वृत्त क्यों बनाया है अभी आपको सब पता चलेगा। अब आप क्या करेंगे, दूसरा काम, बिंदु C पर रखेंगे अब आप चांदा। बिंदु C पर क्या रखेंगे आप? चांदा। ये लिया आपने। ठीक है, और बिंदु B पर चांदा रखने के बाद आप एक 90 अंश का कोण देखेंगे। यहाँ पर 90 अंश का कोण कहाँ पर बन रहा है? यहाँ पर। तो ये हमने बिंदु लगाया, और स्केल की सहायता से इस बिंदु के लिए आप क्या करेंगे? मैच कर देंगे, यानी मिला देंगे। ठीक है, यानी यहाँ से मिला दीजिए, क्योंकि अर्धगोला से मिला देना है, लेकिन इसकी सीध मिलाना है आपको ये। ठीक है, तो ये जो अपन को लाइन मिली है ना बेटा, ये वाली बिंदु को हम नाम दे सकते हैं P। ये वाली जो हमें लाइन मिली है, यही क्या है? अपनी 9.3 अंडर रूट के अंदर। लेकिन अब आप कहेंगे कि ये तो हमारे लिए संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, ये है अपनी संख्या रेखा। तो क्या हमने संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित किया है? नहीं। परंतु इस लाइन के लिए यदि हम घुमाकर यहाँ कर दें तो ये अंडर रूट के अंदर 9.3 होगा। वो कैसे? देखिएगा कैसे करेंगे। अब आप परकाल की सहायता से बिंदु B पर नोक रखेंगे और ये दूरी मापेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपने माप ली। ठीक है, ये दूरी मापी आपने, और एक चाप काट देंगे आप यहाँ पर। ठीक है, ये आपने क्या काट दिया? एक चाप। और स्केल की सहायता से अब इस वाली लाइन को आप क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। ये आपने लाइन क्या कर दी? बढ़ा दी। ठीक है, और आप देखेंगे बेटा, ये जो बिंदु B मिला है ना, ये 90 अंश का कोण मिला था हमारे लिए। तो ये बिंदु B जो है, इसका हमारे लिए संख्या रेखा का बेस मिल गया, आधार मिल गया। यानी यहाँ से अब आप मापेंगे और यहाँ तक की यदि आप दूरी देखेंगे तो लगभग 3 पॉइंट कुछ होगा। क्या होगा? 3 पॉइंट कुछ। देखो कैसे, आप यहाँ बिंदु B पर स्केल रखेंगे, देखिएगा आप, दिख रहा है आपको? ये है 1 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, ये 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी 3.12 कुछ आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर, है ना। यानी कि ये जो अपन को यहाँ पर बिंदु मिला है, यही क्या है आपका? अंडर रूट के अंदर 9.3। इसको आप बिंदु को नाम दे सकते हैं D। ठीक है, तो आपने यानी इस वाले चित्र का आप कोई औचित्य नहीं, यानी ये इस साइड का यदि हमने चांदा रखा, इस साइड वाले चित्र का आप कोई औचित्य नहीं है। ये है अपना आंसर, ये। ठीक है, तो अपन ने संख्या रेखा पर 9.3 प्रदर्शित कर दिया। अब इसको आप चेक कैसे कर सकते हैं? आप चाहें तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये वाली जो भुजा होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो भुजा होगी, वो अंडर रूट 9.3 ही आएगी। ठीक है, परंतु आपको ऐसे सत्यता की जांच
नहीं करनी है, आपको संख्या रेखा पर 9.3 अंडर रूट के अंदर प्रदर्शित करना था, जो कि अपन ने कर दिया है। ठीक है, तो ये रहा बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो कितने प्रश्न हैं आपको दिख रहा है बेटा? 4। तो ये 4 प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। आपको इन भिन्नों के हर का क्या करना है? परिमेयकरण। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है अपना 5 का फर्स्ट। तो इसमें लिखेंगे अपन सबसे पहले दी गई भिन्न। तो जो भिन्न दी गई है उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। तो दी गई भिन्न क्या है आपकी पहले वाले प्रश्न में? 1 में √7। इसका आपको क्या करना है? हर का परिमेयकरण करना है। तो हर का परिमेयकरण करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। तो हर का क्या करेंगे अपन? परिमेयकरण। ठीक, कैसे करेंगे? ध्यान से देखेंगे। इसे भिन्न क्या दी गई है आपको? 1 में √7। हर का परिमेयकरण करना है, मतलब इस हर का यानी √7 का ऊपर भी गुणा करना है अंश में और नीचे भी गुणा करना है। ये काम रहता है परिमेयकरण का। ठीक, फिर इसको सॉल्व कर देना है। तो अंश का अंश में गुणा होगा, हर का हर में गुणा होगा। तो 1 का √7 में गुणा होगा तो √7 आएगा, और √7 का √7 में गुणा होगा तो अंडर रूट के अंदर 49 यानी 49। इसको और आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। √7 रहेगा और 49 के लिए आप क्या लिख सकते हैं बेटा? 49 को आप लिख सकते हैं 7। ठीक है, यानी 7। तो ये रहा अपना हर का परिमेयकरण। इसके आगे आपको और सॉल्व नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। ठीक, ध्यान से देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? दी गई भिन्न। तो जो आपको भिन्न दी गई है वो लिखेंगे आप सबसे पहले। तो दी गई भिन्न क्या है आपकी? 1 में अंडर रूट के अंदर है 7, फिर माइनस में लिखा है अंडर रूट के अंदर 6। इसमें आपको क्या करना है? हर का परिमेयकरण। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। तो आपको हर का क्या करना है यहाँ पर? परिमेयकरण। तो जो भिन्न दी गई सबसे पहले वो लिखेंगे। ये लिख ली है आपने। क्या थी भिन्न आपकी? 1 में √7 माइनस अंडर रूट के अंदर 6। इसमें हर का परिमेयकरण करना है, मतलब इस हर का आपको ऊपर एक बार गुणा करना है और एक बार आपने नीचे गुणा करना है। ठीक है, ये कर दिया। फिर अंश का अंश में गुणा होगा और हर का हर में गुणा होगा। ठीक है, वो कैसे? इस 1 का इन दोनों में गुणा होगा तो क्या आएगा? जो का त्यों आएगा ना, √7 माइनस √6 ये आएगा। ठीक है, अब हर का हर में गुणा होगा। तो हर का हर में गुणा होना है, मतलब इसको हम एक बार ऐसा लिख सकते हैं √7 माइनस √6 का गुणा होना है किसमें? √7 माइनस √6 में। ठीक है, ये अपन ने लिखा। अब जब भी हर का परिमेयकरण होता है बेटा, तो ये बीच का ये जो चिन्ह होता है ना, ये पलट जाता है। तो यहाँ पर प्लस आएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? प्लस। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो 1 का इसमें गुणा होगा तो बीच में क्या आ जाएगा? यहाँ पर प्लस, और एक बार आपने ये ज्यों का त्यों लिखा, अब लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है? प्लस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब और इसके आगे अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर तो कुछ होगा नहीं, तो √7 प्लस √6 ही रहेगा, लेकिन यहाँ लग जाएगी अब आपकी आइडेंटिटी, सर्वसमीका यहाँ पर लग जाएगी। और वो सर्वसमीका भी हमने आपको बताई थी क्या, कि जब भी एक ब्रैकेट प्लस का और एक ब्रैकेट माइनस का हो और गुणा में हो तो वो सर्वसमीका क्या होती है? a² माइनस b², है ना। देख रहे हैं आप, एक ब्रैकेट माइनस का है और एक ब्रैकेट का है प्लस का, तो इसकी जगह पर क्या आएगा? a² माइनस b²। ठीक है, यानी a का मान क्या है यहाँ पर? √7 और b का मान क्या है? √6। तो इसकी जगह पर ये आएगा, क्या आएगा? a² माइनस b², मतलब √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर।
ठीक, अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो √7 रहेगा प्लस √6 रहेगा। ठीक, स्क्वायर से अंडर हो जाएगा कैंसिल तो कितना आएगा 7 माइनस स्क्वायर से अंडर कैंसिल होगा तो आएगा 6। ठीक है, तो ये बचा क्या आपका √7 प्लस √6 और 7 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1। ठीक है, तो ये रहा अपना आंसर। इसका परिमेयकरण करना था, ये अपना कंप्लीट हो गया। 5 का थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे हम दी गई भिन्न, जो भिन्न आपको दी गई है वो आप लिखेंगे। वो भिन्न क्या दी गई है आपको 1 में अंडर के अंदर 5 प्लस √2। इसमें क्या बोला गया है आपको, हर का क्या करना है परिमेयकरण। तो यहाँ लिखेंगे हम हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, तो क्या करने जा रहे हैं अपन हर का परिमेयकरण। ठीक, तो हर का जब अपन परिमेयकरण करेंगे तो सबसे पहला काम ये है कि इस दी गई भिन्न को आपने ज्यों का त्यों लिखना है, यानी √5 प्लस √2, ये ज्यों का त्यों लिखा। फिर यहाँ गुणा का चिन्ह लगाया। तो हर के परिमेयकरण में इसका आपको ऊपर भी गुणा करना है और नीचे भी, लेकिन ये जो बीच का चिन्ह रहता है वो पलट जाते हैं। यहाँ प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का, ऊपर भी लिख देना है एक बार और नीचे भी लिख देना है। ठीक, फिर इसका अंश का अंश में गुणा कर देना है, हर का हर में। तो 1 का इसमें होगा गुणा तो क्या आएगा √5 माइनस √2। इसका इसमें गुणा होना है तो इनको हम एक बार ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे √5 प्लस √2, एक बार ये लिखा। फिर गुणा में क्या लिखेंगे √5 माइनस √2, एक बार ऐसा लिखा। ठीक है, अब ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता है तो ज्यों का त्यों लिखेंगे। तो √5 माइनस √2 रहेगा। नीचे यहाँ कुछ हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है आप देख पा रहे हैं, एक ब्रैकेट प्लस का है और एक ब्रैकेट काय का है माइनस का, और बीच में गुणा का चिन्ह है। तो यहाँ लग जाएगी अपनी आइडेंटिटी, कौन सी, ये हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। यदि a प्लस बी और a माइनस बी गुणा में होगा तो आपको इसकी जगह पर क्या लिख देना है a² माइनस b²। ठीक है, तो a की जगह आ जाएगा √5 और b का मान हो जाएगा √2, a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये इसको क्या कर रहा है सेटिस्फाई, तो इसकी जगह पर ये आएगा। मतलब क्या बनेगा a² मतलब √5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b² मतलब √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर ऊपर वाला मान ज्यों का त्यों √5 माइनस √2, स्क्वायर से √ हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पर केवल 5 माइनस इस वाले स्क्वायर से ये √ हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा 2। फिर √5 माइनस √2 ज्यों का त्यों, और 5 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा 3। तो ये रहा अपना आंसर। ये करना था अपन को परिमेयकरण, तो अपन ने क्या कर दिया इसका हर का परिमेयकरण। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का 4, इसमें हम लिखेंगे दी गई भिन्न। तो जो आपको भिन्न दी गई है वो अपन सबसे पहले लिखेंगे। वो दी गई भिन्न क्या है 1 में √ के अंदर 7 माइनस में क्या है यहाँ पर 2। ठीक, अब आपने क्या करना है हर का इसमें परिमेयकरण करना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, हर का जब अपन परिमेयकरण करेंगे तो इस वाली दी गई भिन्न को आपने कैसा लिखना है ज्यों का त्यों, ये लिखा। फिर गुणा का चिन्ह लगाना है और एक बार इसको ऊपर गुणा में लिख देना है, लेकिन ये माइनस का चिन्ह पलट जाएगा प्लस में, और एक बार फिर से ये हर में लिख देना है। ठीक, अब इनका आपस में क्या कर देना है गुणा, अंश का अंश में हर का हर में। तो 1 का इसमें होगा तो क्या आएगा √7 प्लस 2,
ये दोनों गुणा में लिखें तो एक बार अपन इनको ब्रैकेट में बना सकते हैं, √7 - 2, फिर एक ब्रैकेट बन जाएगा √7 + 2 का, ये बन गया। फिर ऊपर वाला मान रहेगा ज्यों का त्यों, √7 + 2 रहेगा, और यहाँ लग जाएगी सर्वसमीका आइडेंटिटी। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है अपनी बेटा, एक ब्रैकेट यदि माइनस और एक ब्रैकेट यदि प्लस का हो और बीच में गुणा का चिन्ह हो तो सर्वसमीका क्या होती है, a² - b²। ठीक है, आप देख पा रहे हैं a का मान हो जाएगा √7 और b का मान क्या हो जाएगा 2। ये इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, यानी इसके जगह पर अब हम ये लिखेंगे, यानी a² - b²। तो a का मान हो जाएगा अपना √7, तो ये लिखा, लेकिन स्क्वायर आएगा इस पर, ये लगाया, माइनस b² मतलब हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये लिखा। ठीक, फिर इसको और आप सॉल्व कर देंगे तो ऊपर वाला मान रहेगा ज्यों का त्यों, √7 + 2 रहेगा, स्क्वायर से √ हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा 7 माइनस, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर 4। फिर इसको और अच्छे तरीके से लिखेंगे आप तो क्या आएगा, √7 + 2 और 7 - 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। तो ये रहा अपना आंसर। ठीक है, इस प्रकार से ये प्रश्नावली बेटा अपनी समाप्त होती है 1.5। आशा है आपको यह प्रश्नावली समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।